पिछले लेक्चर में हमने क्या किया है? पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉन्वोल्यूशन की। उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कॉन्वोल्यूशन जो है वो बाकी अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरह कम्यूटेटिव भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। और उसके बाद ना हमने जो सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जिसमें था कि मेमोरी लेस या विद मेमोरी, कॉजल, स्टेबल, इस तरह की चीजें, वो ना हमने एलटीआई सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखी थी। यानी अगर सिस्टम एलटीआई है और फिर हम देखना चाह रहे हैं कि वो मेमोरी लेस है या नहीं, तो क्या हम एलटीआई सिस्टम की इंपल्स रिस्पांस को देखकर ये बता सकते हैं कि उस सिस्टम में मेमोरी है या नहीं, या वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं, या इन्वर्टेबल है या नहीं? ये हमने किया था। उसमें एक प्रॉपर्टी रह गई है और वो है स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी। अच्छा, हमने जब सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसे स्टेबिलिटी पढ़ी थी, ये मुझे भूल चुका है। स्टेबल सिस्टम पढ़ा था? अच्छा चले, पढ़ा था, अच्छी बात है। तो हम स्टेबिलिटी बेसिकली हमने ये देखना है कि क्या कोई सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। सही है? तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद हो, अगर हमने पढ़ा हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप किसी सिस्टम को बाउंडेड इनपुट दें और उसकी आउटपुट भी बाउंडेड आए तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। इसका मैथमेटिकली क्या मतलब है? इसका मैथमेटिकली ये मतलब है जी कि अगर x ऑफ t इनपुट है, ठीक है, और मैं ये कह सकता हूं कि x ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा b, किसी नंबर b से के इक्वल या उससे कम होगी, तो ऐसे सिग्नल को ना हम कहते हैं कि ये बाउंडेड सिग्नल है। ठीक है? बाउंडेड का मतलब यह है जी कि इसकी वैल्यू हमेशा b से कम रहेगी, b से ज्यादा नहीं हो सकती। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू इटसेल्फ कुछ भी हो सकती है। b की वैल्यू 1 है या 100 है या 1000 है, जो भी है, लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू है। के इनपुट की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, तो ये सिस्टम तो मुझे नजर आ रहा है, ये स्टेबल सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे इधर 2 लगा दूं तो फिर क्या होगा? जो y ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किससे कम होगी?
वो 2b से कम होगी। ठीक है, तो यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर इनपुट की वैल्यू b या b से कम है तो ये जरूरी नहीं कि आउटपुट की वैल्यू भी b या b से कम हो, उसकी भी वैल्यू किसी फाइनाइट वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, इस केस में 2b से कम है तो अभी भी ये सिस्टम स्टेबल ही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सिस्टम ले लूं y ऑफ t इक्वल्स 1 ओवर x ऑफ t, एक और सिस्टम आ गया। ठीक है जी, अब इसे मैं एक बाउंडेड इनपुट दे देता हूं। ठीक है, तो आपके ख्याल में y ऑफ t हमेशा बाउंडेड होगा? y ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है? से x b जो है ना, b की कोई वैल्यू से 1 है, यानी मैंने एक इनपुट सिग्नल दे दिया है जिसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम है। यानी फॉर एग्जांपल का ऐसा, अगर मैं ये t है और ये x ऑफ t है, ठीक है जी, ये +1 है और ये -1 है, तो मेरा जो सिग्नल है ना वो हमेशा 1 -1 के बीच में ही रहता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि x ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t 1 से कम है या उसके इक्वल है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूं तो x ऑफ t अगर ये है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि क्या ऐसी इनपुट के लिए y ऑफ t भी हमेशा बाउंडेड होगा, वो भी किसी नंबर के बीच में रहेगा? क्या ख्याल है, रहेगा या नहीं रहेगा? x ऑफ t की कोई खास वैल्यू हो सकती है जिसपे y ऑफ t अनबाउंडेड हो जाए या इन्फिनिटी हो जाए? 0 पे हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये अब जो सिस्टम है ना, ये स्टेबल सिस्टम नहीं रहा, ये अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये x, इसे इनपुट तो बाउंडेड दे रहा हूं। ठीक है, इनपुट हमेशा किसी नंबर b से कम या उसके इक्वल है, लेकिन आउटपुट पे मैं कोई बाउंड नहीं लगा सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर इनपुट जो है वो 0 हो गई तो आउटपुट तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इन्फिनिटी पे कोई बाउंड नहीं लगा सकते आप। सही है, तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये अनस्टेबल सिस्टम है। ओके, अच्छा जी, तो हमने ये देखना है कि ये हमें स्टेबिलिटी की डेफिनेशन हमने एक दफा फिर देख ली है कि क्या होती है। अब हमने ये देखना है कि अगर ये जो सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो स्टेबल है या नहीं, अगर वो LTI भी है तो फिर क्या होगा? ठीक है, यानी फॉर LTI सिस्टम्स अगर ये सिस्टम LTI है तो फिर मुझे पता है कि मैं आउटपुट कैसे निकाल सकता हूं, मैं आउटपुट कॉन्वोल्यूशन से निकाल सकता हूं। ऐसे ही है ना, तो y ऑफ t की इसके इक्वल है जी, y ऑफ t इसके इक्वल है। ठीक है, ये टाउ गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि ये इसके भी इक्वल है। या दूसरे अल्फाज में हम h और x को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी आप x को h के साथ कन्वॉल्व करें या h को x के साथ कन्वॉल्व करें, आंसर सेम ही आता है। सही जी, तो अब हमने ये देखना है कि LTI सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन निकाली जा सकती है इंपल्स रिस्पॉन्स से, ऐसे ही जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में निकाली थी। ठीक है, तो अगेन हमने क्या करना है, हमने ये कोशिश करनी है कि y ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम बाउंडेड बना दें, यानी इसे किसी नंबर से छोटा करने की कोशिश कर सकें। सही है जी, तो y ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू इसके इक्वल होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होगी।
ठीक है, दोनों मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। अगेन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं y ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू पे कोई कंडीशन निकालना चाहता हूं। ठीक है, कि क्या y ऑफ t को मैं किसी नंबर c या किसी भी नंबर से बाउंड कर सकता हूं या नहीं। सही है जी। ये मुझे पता है कि x ऑफ t जो है ना ये बाउंडेड है। ठीक है, यानी x ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा b से कम रहती है, ये मुझे पता है। ठीक है जी, बाउंडेड इनपुट है, सिस्टम LTI है, तो अब मैं आउटपुट पे कोई बाउंड निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, तो अब ये देखें कि ये इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है। इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये दोनों सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर उन्हें तमाम टाउ की वैल्यूज के लिए ऐड किया जा रहा है। सही है जी। तो ये देखें, अगर कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, तो उनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा उनकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज के प्रोडक्ट से कम या उसके इक्वल होती है। ये पढ़ा हुआ है कहीं, क्या कैलकुलस में कहीं पढ़ा हुआ? से ये दो नंबर हैं 2 और 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा और इधर भी 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये दोनों नंबर हैं से 2 और -3, ठीक है, तो फिर मेरा कहने का मकसद यह है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू यूं कैलकुलेट हो रही है, या आप इसे ये कर लें या ये हो रहा है, से xi में कर देता हूं, i goes from 1 to n और i goes from 1 to n। ठीक है, यानी मेरे पास नंबर्स के प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रहे हैं और फिर उन सबको ऐड किया जा रहा है। यहां पे यही हो रहा है ना, दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर उनकी तमाम वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो है वो हमेशा उनके इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यूज के प्रोडक्ट के सम से कम या उसके इक्वल होती है। ठीक है, ये याद है, ये कहीं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। यानी अगर से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, एक वेक्टर है 1 - 1 और एक वेक्टर है से 2 3। ठीक है जी, और मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं। सही, तो एक केस में डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 × 2 प्लस -1 × 3, तो 2 - 3 -1 आ जाएगा, तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू है जी। और इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा 1 × 2 2 प्लस -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, तो 5 आ जाएगा। बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? देखें, एक वेक्टर है मेरे पास 1 और -1, दूसरा वेक्टर है 2 और 3। ठीक है, इनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं इन्हें मैं कह रहा हूं x ऑफ i। तो मैं ये कह रहा हूं x ऑफ i इंटू y ऑफ i का सम i गोज फ्रॉम 1 to 2। ये क्या किया मैंने, x और y का डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, और मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। सही हो गया जी। तो अब ये क्या आएगा, 1 × 2 2 प्लस -1 × 3 -3, तो क्या आंसर आ जाएगा, -1। ऐसे ही है ना, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये हमेशा इससे कम या इसके इक्वल होती है। i goes from 1 to 2। ठीक है, इधर और इधर क्या फर्क है, इधर हम पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, और इधर क्या कर रहे हैं, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं फिर मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 × 2 2 और फिर इधर दोबारा 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। 1 × 3 5, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक, अगर इधर -1 ना होता तो फिर इधर भी 5 ही आना था। सही है, तो फिर 1 × 2 2 प्लस 1 × 3 3, तो इधर भी 5 ही आ जाता। तो अगर सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हो तो फिर ये दोनों साइड इक्वल होंगी,
और अगर इनमें से कोई एलिमेंट नेगेटिव हो तो फिर ये वाली चीज हमेशा इससे कम होगी। ओके, तो यही हम अब इधर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई होके ऐड होके और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ये हमेशा, इधर लिखने की बजाय इधर लिख लें, ये हमेशा छोटी होगी किससे? अगर मैं इंडिविजुअल वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं। ठीक हो गया? ये मैंने अब वही चीज इधर अप्लाई किया, वहां समेशन में थी, यहां इंटीग्रेशन में, बस ये फर्क है। ओके, ये आ गया। अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि इसने हमेशा किससे छोटा होना है? बी से। ठीक है, तो क्या पता चला? मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये लेस देन और इक्वल टू है इससे। क्या ख्याल है? तो मैंने इसे हमेशा बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये हमेशा इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो। ठीक है, अब ये जो बी है ये कांस्टेंट है, तो इसे बाहर लिख लें। ये इक्वल है बी टाउ गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ एब्सोल्यूट वैल्यू डी टाउ। ठीक हो गया? ये बी तो कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रल से बाहर लिख सकता हूं। अगेन मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूं, यहां से कहानी शुरू है। मैं इस पे कोई बाउंड निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि y ऑफ t की एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर से कम आती है या नहीं। ठीक है, तो अब आखिर में निकला क्या? ये तो एक कांस्टेंट आ गया। ये सवाल है कि ये क्या आता है? इधर हो क्या रहा है? मैं इंपल्स रिस्पॉन्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम ले रहा हूं। ऐसे ही ले रहा हूं ना। अगर मैं ये कहूं कि ये जो सारी चीजें है ये किसी नंबर a से कम है या a के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा? ये a b आ जाएगा। तो होगा क्या कि मैं अपनी आउटपुट पे एक बाउंड निकालने में कामयाब हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरी इनपुट बाउंडेड है, ठीक है, और मेरे इंपल्स रिस्पॉन्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम ए के इक्वल है, किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल है, तो मेरी आउटपुट हमेशा a टाइम्स b से कम होगी। दूसरे अल्फाज में मेरी आउटपुट बाउंडेड होगी। ठीक है जी। तो हमने अगेन क्या किया है, पिछले लेक्चर में भी हम यही करते रहे, हमने इंपल्स रिस्पॉन्स पे एक कंडीशन निकाल ली। ठीक है, अगर किसी एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t जो हमें गिवन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसका सम किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल हो, तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी आउटपुट पे ये बाउंड निकाला जा सकता है। बात समझ आई? तो ये कंडीशन है जी। कंडीशन क्या निकली आखिर में? कंडीशन ये निकली कि फॉर एलटीआई सिस्टम्स या बल्कि ऐसे लिख लें, an LTI system is stable if h of tau absolute value d tau goes from minus infinity to infinity is finite। ठीक है, अगर मेरे जो भी मुझे सिस्टम गिवन है उसका मुझे इंपल्स रिस्पॉन्स पता है और मैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम निकालता हूं और वो कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो लाजमी है कि वो सिस्टम स्टेबल होगा। ओके, अच्छा, इसको ना एक नाम भी देते हैं। ये जो चीज लिखी हुई है ना, इसे कहते हैं इफ द इंपल्स रिस्पॉन्स इज एब्सोल्यूटली समेबल। वही है जो मैंने अभी कहा है, यानी अल्फाज में अगर लिख दें तो आप ऐसे लिख देंगे कि उसके इंपल्स रिस्पॉन्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम निकाला जा सकता है, वो इनफाइनाइट नहीं है। ओके, देखिए आप जो अभी जो हमने एग्जांपल की थी वो देखते हैं।
अभी हमने क्या कहा था, हमने ये सिस्टम लिया था y ऑफ t इक्वल्स x ऑफ t माइनस 2, सही है। पहले से मुझे ये बताएं इसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या आएगा, कैसे निकालेंगे? h ऑफ t इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स किसे कहते हैं? इंपल्स रिस्पॉन्स किसे कहते हैं? अगर इनपुट पे यूनिट इंपल्स दे दिया, जो भी आउटपुट आएगी वो उसका इंपल्स रिस्पॉन्स हो। तो इनपुट को अगर मैं डेल्टा बना दूं तो जो आउटपुट आ रही है वो मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये इंपल्स रिस्पॉन्स है, ओके जी। अब वो कंडीशन लगानी है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एच ऑफ टाउ एब्सोल्यूट वैल्यू डी टाउ, टाउ गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। आप ख्याल में इसका आंसर क्या आएगा अगर एच ये है तो? ये क्या हो रहा है, यानी ये आ जाएगा टाउ गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू डी टाउ, ऐसे ही आ जाएगा ना। एच की जगह उसकी वैल्यू डाल दी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिग्नल है, अगर मैं इसे ड्रा कर लूं टाउ पे, तो ये क्या है, एक इंपल्स है, कहां पे है, टाउ इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, इस सारे सिग्नल की एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो आपके ख्याल में आंसर क्या आएगा? वन है। इनके इंपल्स का एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, 1 होता है। तो एक ही इंपल्स है, बाकी तो हर जगह सब कुछ 0 है, तो इसका आंसर 1 है, ठीक है। तो देखिए अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमने जो इंपल्स रिस्पॉन्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज को इंटीग्रेट किया है, तो आंसर फाइनाइट आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। और हम पीछे एग्जाम्पल में कर चुके हैं कि ये सिस्टम वाकई स्टेबल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है जी एक्यूमुलेटर सिस्टम की। ये अब एक और सिस्टम आ गया आपके पास। ये क्या करता है, अगर आपने किसी वैल्यू टी पे इसकी आउटपुट निकालनी है तो कैसे निकलेगी, इनपुट की माइनस इन्फिनिटी से लेकर टी तक जो भी वैल्यू सबको ऐड कर ले, ठीक है। इसका हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, ये एक्यूमुलेटर, ठीक है। क्या करता है, ये सारी की सारी वैल्यूज को एक्यूमुलेट कर लेता है, ऐड कर देता है, ठीक है। इसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, क्या करें, एक्स को किससे रिप्लेस कर दें, डेल्टा से। तो जी ये आंसर क्या आएगा इस इंटीग्रेशन का, ये हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो। इसका आंसर यूनिट स्टेप आएगा, ठीक है। क्यूमुलेटर सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स एक यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, ये हम कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अगेन देखिए ये इंटीग्रेशन हो रही है टाउ की, सॉरी डेल्टा ऑफ टाउ की, जो कि टाउ इक्वल टू 0 पे बैठा हुआ है, ऐसे ही है ना, यानी हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। ये क्या है, यूनिट इंपल्स, और ये यूनिट इंपल्स कहां पे है, जब टाउ 0 होता है, ठीक। और अब हमने इंटीग्रेशन करनी है कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से जो टी की वैल्यू निकाल रहे हैं उस तक। तो अगर टी की वैल्यू नेगेटिव है, यहां कहीं पे है, तो आप माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इंटीग्रेशन करें तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे जीरोज है। जो ही आप 0 या उससे आगे बढ़ते हैं ना, जो ही टी की वैल्यू 0 या उससे आगे हो जाएगी, तो ये इंपल्स उस इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगी, ये अंदर आएगी तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इंपल्स रिस्पॉन्स यूनिट स्टेप आएगा। अच्छा, इंपल्स रिस्पॉन्स तो आ गया, अब हमने ये बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है,
ठीक है, हमने ये देखना है कि एच ऑफ टाउ की एब्सोल्यूट वैल्यूज का इंटीग्रल क्या आता है। तो एच ऑफ टाउ की वैल्यू डाल रहे हैं, वो क्या है, वो यूनिट स्टेप है। तो क्या ख्याल है जी, ये क्या आएगा? अगर अब इसे भी हम ड्रॉ कर लें, ये टाउ है, ठीक है, ये टाउ इज इक्वल टू 0 है, तो यू ऑफ टाउ कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसे ही है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस सिग्नल की सारी वैल्यूज को एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ऐड करना है या उन्हें इंटीग्रेट करना है। तो क्या ख्याल है, क्या आंसर आएगा बताइए? 1 आएगा या इनफाइनाइट आएगा? कैसे हल करेंगे? देखिए, एक तो मुझे पता है कि ये इसकी वैल्यू टाउ की नेगेटिव वैल्यूज पे तो 0 है, तो क्या होगा, टाउ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ना। और अब इधर अंदर क्या आएगा, u ऑफ टाउ की एब्सोल्यूट वैल्यू डी टाउ। देखिए, u ऑफ टाउ की वैल्यू टाउ जब नॉन नेगेटिव हो तो क्या होती है, 1, तो इधर क्या आ जाएगा 1। अब आंसर क्या आएगा, टाउ आएगा, टाउ पे लिमिट्स डालेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो पता क्या चला कि इंपल्स रिस्पांस एब्सोल्युटली समेबल नहीं है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में इंपल्स रिस्पांस की एब्सोल्यूट वैल्यूज का इंटीग्रल फाइनाइट नहीं आता, इनफाइनाइट आता है। ठीक, तो फिर पता क्या चला, ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है? नहीं है। ठीक, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये इंपल्स रिस्पांस बता रहा है कि ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। इधर देख के आप बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं? अगेन मैंने क्या करना है, इस सिस्टम को अनस्टेबल प्रूव करना ना। ठीक है, अनस्टेबल प्रूव करने के लिए मुझे कोई एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी जिसपे इनपुट बाउंडेड और आउटपुट बाउंडेड ना आए। ऐसे ही है, तो क्या ख्याल है, कोई एग्जांपल आप ढूंढ सकते हैं? कोई ऐसा एक्स ऑफ टी ढूंढ सकते हैं कि जो बाउंडेड हो लेकिन उस पर वाई ऑफ टी अनबाउंडेड आ जाए? क्या ख्याल है? कोई थोड़ी देर सोच ले, कोई ऐसी इनपुट ढूंढे, यानी एक्स ऑफ टी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो यानी एक्स ऑफ टी कैसी हो, ड्रॉ कर मुझे बता दें कैसी है। 0 से आगे 1 हो, ऐसी हो जाए। बताए, पहले बताएं ये बाउंडेड इनपुट है या नहीं है? क्यों नहीं है? बाउंडेड इनपुट क्या होती है? जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा किसी नंबर b से कम हो। इसकी वैल्यू हमेशा किसी नंबर से कम है या नहीं है? 1 से कम है ना, या 1 है, तो बाउंडेड इनपुट है। ठीक है, ये अनबाउंडेड नहीं है। अगर कोई सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन का है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अनबाउंडेड सिग्नल है। अनबाउंडेडनेस जो है वो वैल्यू पे डिफाइन होती है, ड्यूरेशन पे डिफाइन नहीं होती। बात समझ आ रही है? ये सिग्नल है तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का, ये चलता जा रहा है। ठीक है, जैसे ये क्या है, यूनिट स्टेप है ना। ठीक है, यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम रहती है, ड्यूरेशन चाहे इनफाइनाइट हो। ठीक हो गया, तो ये वाकई बाउंडेड इनपुट है। अब इस पे अगर हम आउटपुट कैलकुलेट करने शुरू हो तो बेसिकली ये क्या करता है, ये सिस्टम क्या करता है, इनपुट की तमाम वैल्यूज को ऐड कर देता है। तो आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप कभी भी इसे बाउंड नहीं कर सकते किसी नंबर से। ठीक है, यानी अगर कोई बंदा आगे कहता है कि अच्छा वाई ऑफ टी की वैल्यू ना हमेशा 100 से कम रहेगी, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब टाइम की वैल्यू 100 सेकंड से आगे जाएगी तो सम जो है वो 100 से बढ़ जाएगा ना।
तो इसलिए आप इसकी आउटपुट पे कोई फाइनाइट नंबर लगा ही नहीं सकते, ठीक, क्योंकि आउटपुट क्या है, इन तमाम वैल्यूज के सम। लेकिन ये तो कितनी वैल्यूज हैं, ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, तो अगर सबको ऐड करेंगे तो कभी भी बाउंडेड आउटपुट नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये सिस्टम की एक्सप्रेशन देख के भी आप देखें, आपने एक एग्जांपल ढूंढ लिया है कि जिसपे ये सिस्टम बाउंडेड नहीं है, ठीक है। और अगर आप इसका इंपल्स रिस्पांस निकाल लें और वो कंडीशन कैलकुलेट कर लें तो उससे भी आप बता सकते हैं कि ये सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है। चलें जी, तो ये स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी की जो है डिस्कशन यहां पे खत्म हो गया है। और अब हम ना दूसरे चैप्टर में इधर ब्रेक लगा देंगे और तीसरे चैप्टर पे चले जाएंगे, ठीक है। दूसरे चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स हैं जो अभी मैं कवर नहीं करूंगा, वो हो सकता है मैं कोर्स के एंड पे कवर करूं, ओके। तो अभी हमने दूसरे चैप्टर में क्या किया है, दूसरे चैप्टर में हमने कॉन्वोल्यूशन पढ़ी है और हमने एलटीआई सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, सही है। इससे आगे कुछ और चीजें हैं, डिफरेंस इक्वेशंस हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हम बाद में करेंगे। एक जो छोटी सी चीज रहती है वो देख लें, वो बुक में शायद इस पॉइंट पे नहीं है, लेकिन बेहतर है कि इस पॉइंट पे उसे कवर कर लिया जाए। हमने अभी तक जो पढ़ा ना वो कॉन्वोल्यूशन पढ़ी है, ठीक है, लेकिन कॉन्वोल्यूशन से मिलती जुलती एक चीज है, उसे कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। कोरिलेशन वैसे आपको पता है, यानी नाम से क्या लगता है, कोरिलेशन क्या चीज होती है ये? हाँ, कोरिलेशन बेसिकली सिमिलैरिटी का एक मेजर होता है, ठीक है, कि अगर आप किसी दो चीजों की कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, या किसी दो चीजों की कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो आपका मतलब ये होता है कि ये कितनी आपस में सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, तो देखें, हमने जो कॉन्वोल्यूशन पढ़ी है उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला यह था जी कि y ऑफ t इक्वल होता है इसके ठीक। और हमने ये बात की थी कि ये यानी ये कोई दो सिग्नल्स हैं x और h, ठीक। वो अलग बात है कि हम एलटीआई सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह देते हैं कि ये इनपुट है और ये इंपल्स रिस्पांस है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बेसिकली क्या रहे हैं, x और h दो सिग्नल है, उनकी कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो कोरिलेशन है ना वो क्या होती है वो देखें। कोरिलेशन जो डिफाइन होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है। अगर आप यही दो सिग्नल है, आप करेंगे x ऑफ t इंटू h ऑफ t प्लस टाउ डी टाउ, और इसे कोई नाम देते हैं, इसे आर टाउ का नाम देते हैं। ये कोरिलेशन होती है। देखिए आप इधर क्या हो रहा है, ये मिलती जुलती चीज है, ऐसे ही है ना। ये फर्क इधर पड़ा है, ये देख रहे हैं। इधर क्या होता था कि आप इस सिग्नल को फ्लिप करते थे, ये माइनस टाउ का ये मतलब होता था ना। कोरिलेशन कॉन्वोल्यूशन कैलकुलेट करते पहला काम क्या होता था, किसी एक सिग्नल को फ्लिप करें और फिर शिफ्ट कर करके डॉट प्रोडक्ट लेते रहे, ऐसे ही करते थे ना। तो ये वो फ्लिप है और ये वो शिफ्ट है, ठीक है। अगर आप इधर देखें ना तो इधर कोई टाइम रिवर्सल, कोई फ्लिप नहीं हो रहा, सिर्फ शिफ्ट का ऑपरेशन हो रहा, ऐसे ही है। बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आपके पास ये दो सिग्नल हैं, एक इस तरह का है और एक इस तरह का है, ठीक है, सही, ये x ऑफ t है और ये h ऑफ t है। तो कॉन्वोल्यूशन क्या कहती है? कॉन्वोल्यूशन ये कहती है कि इसे फ्लिप करो, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लो, फिर शिफ्ट करो, फिर डॉट प्रोडक्ट लो, फिर शिफ्ट करो, फिर डॉट प्रोडक्ट, और करते जाओ जब तक कि ओवरलैप खत्म नहीं हो जाता। यही कॉन्वोल्यूशन होती है ना। कोरिलेशन ये करती है कि वो कहती है कि इसे फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, बस इसका सीधा सीधा डॉट प्रोडक्ट लो, शिफ्ट करो, डॉट प्रोडक्ट लो, शिफ्ट करो, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, दो सिग्नल है, ठीक है, आप उनमें से एक को शिफ्ट किए जा रहे हैं और दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, बस ये हो रहा है, सही है। तो इसका मकसद यही है कि आप इन दो सिग्नल्स के दरमियान में सिमिलैरिटी फाइंड कर सकें, ओके। से फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सिग्नल है, ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन ये है कि
से मेरे पास ना एक सिग्नल है जो कि कुछ इस तरह से है, ठीक है जी। ये मेरे पास x ऑफ t है, ओके। और जो h ऑफ t है ना, से ये 0 है और ये जो भी है टाइम चलता चला जा रहा है। और जो h ऑफ t है ना, वो कुछ इस तरह से है। अगर से ये है 10, ये है 11 और इस तरह चलते जा रहे हैं, तो ये है 0 और ये 1, ओके। मुझे ये पता चलाना है कि x में ये इसे कहते हैं पल्स, ये यानी थोड़ी देर के लिए सिग्नल 1 रहता है और फिर 0 हो जाता है, ठीक है। मुझे ये पता चलाना है कि x में पल्स किस जगह पे पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता शुरू में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है कि पल्स की ड्यूरेशन क्या है, पल्स की ड्यूरेशन 1 सेकेंड है, सही है। तो मैं ये करूंगा, ये सिग्नल पकड़ूंगा, यानी जो आइडियल पल्स है वो पकड़ूंगा और उसे ना स्लाइड कर करके डॉट प्रोडक्ट लेता जाऊंगा, ठीक है। कर रहा क्या रहूंगा, x और h की कोरिलेशन कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। मुझे क्या पता चलाना है, मुझे ये पता चलाना है कि पल्स कहां पे पड़ी हुई है, ठीक। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पल्स कहां पे पड़ी हुई है, जब ये और ये सिग्नल आपस में मैच कर जाएंगे। मैच कब करेंगे, जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक। तो मैं यहां से शुरू होता हूं और मैं इसे शिफ्ट कर करके डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर, जब मैं यहां पे पहुंचूंगा ना, दूसरे अल्फाज में जब टाओ 10 हो जाएगा, तो मैं ये इसे शिफ्ट करता करता इधर ला चुका हूं, ठीक है। तो तब इसकी और इसकी जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर है वो मैक्सिमम आएगा। जो ही मैं इससे आगे या इससे पीछे जाऊंगा तो आंसर कम हो जाएगा, 0 तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मोस्ट प्रॉब्ली है ना, वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। कि आप चले, जब आप यहां पे पहुंचेंगे तो ओवरलैप शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है ना। और ओवरलैप बढ़ता चला जाएगा, जब यहां पे पहुंचेंगे कि दोनों एक दूसरे के मैक्सिमम एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे या टोटल ओवरलैप हो रहा होगा, तो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर जब आगे चलना शुरू करेंगे तो ओवरलैप कम होता जाएगा, वैल्यू फिर कम होती चली जाएगी। जब आप बाहर निकल जाएंगे तो फिर इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपने किया क्या है, आपने इसकी और इसकी कोरिलेशन फाइंड किया और उस कोरिलेशन के जरिए आपको पता क्या चला है, पता ये चला है कि इस पॉइंट पे जाके ये दोनों सिग्नल आपस में मैक्सिमम सिमिलर हो जाते हैं या इनकी सिमिलैरिटी मैक्सिमम हो जाती है, ओके। तो इसे कोरिलेशन कहते हैं जी। दिखने में ये चीज कॉन्क्लूजन से मिलती जुलती है, फर्क सिर्फ यह है कि आप किसी भी सिग्नल को फ्लिप नहीं कर रहे, सिर्फ शिफ्ट करके डॉट प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, ओके। तो इसे आप चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये शिफ्ट उल्टा हो गया बस, और तो कुछ नहीं होगा, सही है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वोल्यूशन कोरिलेशन में फर्क क्या है, सही। सॉरी, कॉन्वोल्यूशन जो है वो किसी एलटीआई सिस्टम की आउटपुट निकालने के लिए यूज होती है और कोरिलेशन किसी दो सिग्नल्स की सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए होती है। अच्छा जी, तो अब हम ना तीसरे चैप्टर पे चले गए और तीसरा चैप्टर जो है वो है फोरियर सीरीज के। अच्छा जी, फोरियर सीरीज जो है वो एक बंदा है जिसका नाम फोरियर है, उसके नाम पे है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सही है। देखें, हमने जब इंपल्स रिस्पांस के बारे में पढ़ा था या कॉन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपको याद हो तो हमने जो अपनी स्टोरी है वो कहां से शुरू की थी। स्टोरी इधर से शुरू की थी कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है x ऑफ t, इसे अगर मैं डेल्टा ऑफ t से मल्टीप्लाई कर दूं
जिसमें एक इम्पल्स यहां पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से होगा क्या? होगा ये कि इस सिग्नल की जो वैल्यू इधर है, ये इम्पल्स उससे स्केल हो जाएगी, ऐसे ही है ना। अगर ये इम्पल्स से टी नॉट पे पड़ी हुई है, ये डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट है, तो इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट। ये क्या है? वही इम्पल्स, वो टी नॉट पे ही बैठी हुई है, लेकिन उसका एरिया अंदर से कर्व अब 1 नहीं रहा, बल्कि जो एक्स की वैल्यू टी नॉट पे थी वो मल्टीप्लाई। याद है, इसे हमने कहा था कि ये यूनिट इम्पल्स की सैम्पलिंग प्रॉपर्टी है कि अगर आप यूनिट इम्पल्स को किसी सिग्नल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? उस सिग्नल की उस वैल्यू पे जो टाइम की उस वैल्यू पे जो वैल्यू है वो आ जाती है, ठीक है। और इसी से हमने कहा था कि अच्छा, अब अगर मैं ये करूं कि इस इम्पल्स को शिफ्ट करना शुरू कर दूं इधर और उधर, तो क्या होगा? मेरे पास इस सिग्नल्स के डिफरेंट सैंपल्स आने शुरू हो जाएंगे ना, ठीक। तो अगर मैं इन सारे सैंपल्स को ऐड कर दूं तो वापस क्या बनेगा? वापस यही सिग्नल बन जाएगा। तो इससे हमने क्या लिखा था? हमने ये लिखा था कि कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ टी, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, वेयर टाउ गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये याद है? हमने कहा था कि इसमें क्या हो रहा है, देखें, कोई एक खास वैल्यू ले लें टाउ की, ठीक है। तो ये इम्पल्स क्या है? उस टाउ से शिफ्ट हुई है, से टाउ 1 है, ठीक है। तो क्या मिलेगा? डेल्टा ऑफ टी माइनस 1, यानी ये जो इम्पल्स है ये इस वक्त 1 पे बैठी हुई है, ठीक है। और इधर क्या आ रहा होगा? एक्स ऑफ 1, यानी एक्स की वैल्यू जो 1 पे बनती है, सही है। और अगर मैं अब इन सबको ऐड कर दूं, यानी टाउ की तमाम डिफरेंट वैल्यूज को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल रहा होगा? मुझे एक्स के ये सारे वाले सैंपल्स मिल रहे होंगे। ये याद है? तो किया क्या था हमने? हमने ये किया था कि हमने किसी भी सिग्नल एक्स ऑफ टी को यूनिट इंपल्सिस की सम की फॉर्म में लिख लिया था, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये यूनिट इंपल्स है जो कि टाउ से शिफ्ट हुई है। जैसे जैसे टाउ चेंज होगा ये यूनिट इंपल्स मूव करती रहेगी आगे पीछे, ठीक है। और जब मूव करती रहेगी तो ये एक्स के उस वाले सैंपल के साथ स्केल भी हो रही होगी, और अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो वापस ये सिग्नल आ जाएगा। ये हमने क्यों किया था? ये हमने इसलिए किया था जनाब कि हमें ये पता था कि अगर इनपुट को मैं सिर्फ यूनिट इंपल्स कर दूं तो आउटपुट क्या आएगी? इंपल्स रिस्पांस। याद है? अगर किसी एलटीआई सिस्टम की इनपुट एक यूनिट इंपल्स है तो आउटपुट क्या आता है? इंपल्स रिस्पांस आता है ना। अगर यूनिट इंपल्स शिफ्टेड है तो इंपल्स रिस्पांस भी शिफ्ट हो जाएगा। अगर यूनिट इंपल्स किसी नंबर से स्केल हुई है तो इंपल्स रिस्पांस भी स्केल हो जाएगा। और अगर मेरे पास बहुत सी यूनिट इंपल्सिस के सम है तो बहुत से इंपल्स रिस्पांसेस के सम आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा। तो ये क्या है? ये आउटपुट है ये वाई ऑफ टी है। याद है? ये सारा काम हमने इसलिए किया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या कर रही है? ये इक्वेशन ये कर रही है जी कि ये आपके सिग्नल को यूनिट इंपल्सिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रही है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखें, अगर मैं ये कह दूं डेल्टा ऑफ टाउ एक्स ऑफ टाउ प्लस डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 1 एक्स ऑफ टाउ माइनस 1 प्लस डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 2 इंटू एक्स ऑफ टाउ माइनस 2, और ये चलता जाए, तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत सी यूनिट इंपल्सेस हैं और वो किसी नंबर से स्केल हुई है और उन सबको मैं ऐड कर रहा हूं। ये मैंने क्या किया है? मैंने बेसिकली इसी इक्वेशन को खोल के लिख दिया, ठीक है। ये बेसिकली समेशन ही हो रही है ना। इस समेशन का अगर मैं इसके कुछ पॉइंट्स ले लूं तो वही आ जाएगा, सही है। तो ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली यूनिट इंपल्सेस का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन याद है क्या होता है? जिसमें किसी नंबर से स्केल कर दें और ऐड कर दें। जब लीनियरिटी पढ़ी थी तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, याद है? सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होता है
कि अगर स्केल कर दे तो स्केल हो जाए, ऐड कर दे तो ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये भी वही हो रहा है, यूनिट इंपल्सेस है बहुत सी, हर एक डिफरेंट नंबर से स्केल हुई है और सब ऐड हुई है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल्स। ठीक है जी। तो ये मैं ये जो सारी स्टोरी है दोबारा क्यों बता रहा हूं मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो जो फोरियर सीरीज है ना इससे मिलती जुलती चीज है। ठीक है, तो इसे समराइज कर लें फिर हम फोरियर सीरीज पे चलते हैं। हमने किया क्या है, अगेन हमने किसी भी सिग्नल को यूनिट इंपल्सेस की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, यूनिट इंपल्स एक छोटे से छोटा एक पार्ट है कि जिससे हम किसी भी सिग्नल को लिख सकते हैं। ठीक है, अब फायदा क्या है यूनिट इंपल्स का कि यूनिट इंपल्स से आउटपुट क्या आती है, इंपल्स रिस्पॉन्स। जब हम यूनिट इंपल्स की आउटपुट पता चल जाए तो हमें पूरे सिग्नल की आउटपुट पता चल जाती है। ठीक है, ये फायदा है। अच्छा, तो अब ये देखें कि फोरियर सीरीज क्या कहती है। फोरियर सीरीज ये कहती है कि आप अपने सिग्नल एक्स ऑफ टी को ना बजाय यूनिट इंपल्स के सम की फॉर्म में लिखें, आप उसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखें और उसको देखें। इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि मैंने वही सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसे किसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया। इधर वही सिग्नल था, इसे कैसे लिखा था, इसे यूनिट इंपल्सेस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, इसकी सबसे सादा एग्जांपल हम कर चुके हैं, उस वक्त मैंने आपको बताया भी था कि फोरियर सीरीज में ये चीज यूज होगी। याद है, हमने ये कहा था कि अगर हम ऑयलर्स फॉर्मूला यूज कर लें तो कॉज ऑफ ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, याद है किसी को, ई जे ओमेगा टी बाय 2 प्लस 1/2 ई ओ माइनस जे ओमेगा टी। ये याद है? तो हमने क्या किया है, हमें एक सिग्नल गिवन है, ठीक है, और हमने उसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के सम की फॉर्म में लिख लिया। ठीक, ये ऐसे ही है कि मैं ये लिखूं, ये ऐसे ही है कि मैं ये लिखूं k goes from minus infinity to infinity a of k e j omega k t, ठीक है, where a k equals to 1/2 when k equals to +1 or -1 and a k is equal to 0 otherwise। ये और ये एक ही चीज है। ठीक है, इससे ये सब में से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, लेकिन आपको क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि ये जो a k है ना, ये सिर्फ तभी 1/2 होते हैं जब k की वैल्यू या 1 हो या -1, बाकी हर जगह 0 हो जाते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि इस समेशन में सिर्फ 2 नॉन जीरो टर्म्स आ रही हैं, जब k +1 होता है और जब k -1 होता है। ठीक है, उस वक्त ये 1/2 हो जाता है, k 1 हो या k -1 हो। ठीक है, तो क्या बनेगा देखें, ये बनेगा, अगर मैं k = 1 वाली वैल्यू ले लूं तो ये होगा a1 e of j ओमेगा t, और a जब -1 होगा तो क्या होगा, a of -1 e of -j ओमेगा t। ठीक है, सॉरी ये सबस्क्रिप्ट में लग रही है ऐसे। ठीक है जी, तो ये आएगा ना, और a की a1 और a -1 की वैल्यू क्या है, 1/2 1/2, तो वैल्यू डाल दें। तो क्या बना, वापस यही नहीं बन गया। ठीक है, समझ आई बात। तो हमने क्या किया है, हमने ये एक सिग्नल था कोसाइन ऑफ ओमेगा टी, इसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के सम की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो फोरियर सीरीज का ये मकसद है। फोरियर सीरीज क्या करती है,
फॉरियर सीरीज ये कहती है कि किसी भी सिग्नल को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे इधर हमने क्या कहा था, किसी भी सिग्नल को यूनिट इंपल्सेस के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? इधर तो हमने इसलिए किया था कि यूनिट इंपल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें पता थी इंपल्स रिस्पॉन्स है, तो इधर भी इसी तरह का ही फायदा है। इधर क्या फायदा है कि हम ना ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए आउटपुट देखेंगे कि क्या आती है। अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लिए आउटपुट पता चल जाए तो फिर बाकी तो सिस्टम लीनियर है। अगर वो स्केल होगी तो वो आउटपुट भी स्केल हो जाएगी, बहुत सी होंगी तो सम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अगर किसी एलटीआई सिस्टम को एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इनपुट दे दिया जाए तो आउटपुट क्या आती है। ये वैसे ही है जैसे हम ये कहते हैं कि अगर किसी एलटीआई सिस्टम को यूनिट इंपल्स इनपुट दे दी जाए तो आउटपुट क्या आती है। ठीक है, तो अब ये देखें, एक्स ऑफ टी है जी ई ऑफ जे ओमेगा टी। ठीक है, ये मेरी इनपुट है और मेरा इंपल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी। तो मुझे पता है मैं आउटपुट कैसे निकालूंगा, इन दोनों को कन्वॉल्व करके। ऐसे ही है ना, तो क्या आएगा, एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। टाउ गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो इसमें एक्स की वैल्यू डाल दें, ये आ जाएगा एच ऑफ टाउ ई जे ओमेगा टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक हो गया, मैंने इनपुट को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ले लिया। इसे मैं खोल के क्या लिख सकता हूं, टाउ गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच ऑफ टाउ ई जे ओमेगा टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। ठीक हो गया, ये जो चीज है ये टाउ पे डिपेंड ही नहीं करती, तो इसे मैं इंटीग्रल से बाहर लेके जा सकता हूं क्योंकि बाकी सब टाउ पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ई जे ओमेगा टी, टाउ गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच ऑफ टाउ ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। ये टी पे डिपेंड करती है ना और ओमेगा पे, ये इंटीग्रल टाउ पे है। ठीक है, तो देखें जी हुआ क्या है, ये क्या है, ये वही है जो इनपुट थी, ऐसे ही है ना। और ये क्या हो रहा है, ये इंटीग्रेशन हो रही है एच ऑफ टाउ मल्टीप्लाइड बाय ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टाउ। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि ये जो इंटीग्रल है ना, इसे मैं कोई नाम दे देता हूं, इसे मैं नाम दे देता हूं एच ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी खास ओमेगा के लिए कैलकुलेट हो रहा है ना, ओमेगा चेंज हो जाए तो ये भी चेंज हो जाए। इंपल्स रिस्पॉन्स में तो वही रहना है, एक एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स हमेशा वही रहता है। इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में जो चीज चेंज हो सकती है वो ओमेगा हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसे ओमेगा का नाम, चाहे इसे एच ऑफ ओमेगा कह दें या जे ओमेगा कह दें, जो नाम मर्जी दे, तो मैं इसे ये नाम दे देता। ठीक है, तो बना क्या आखिर में, बना एच ऑफ जे ओमेगा ई ऑफ जे ओमेगा टी। ठीक, तो देखिए ये क्या हुआ है, हुआ ये है कि अगर मैं अपनी इनपुट एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दूं तो आउटपुट वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आती है, साथ मल्टीप्लाई हो जाती है किसी नंबर के। ठीक है, और वो नंबर ओमेगा पे डिपेंड करता है, ओमेगा चेंज होगा तो वो नंबर भी चाहे चेंज। ठीक है, तो ये अब मुझे ना एक रिजल्ट पता चल गया। ये रिजल्ट अगर मुझे पता चल गया है, अब इधर आए देखें क्या होता है। ये किसी सिग्नल, किसी सिस्टम की इनपुट है। ठीक है, इसे मैंने इस तरह से लिख लिया, अगर सिर्फ ये इनपुट होती तो आउटपुट क्या आनी थी, एच ऑफ जे ओमेगा के इंटू ई जे ओमेगा के टी। ये मैंने कैसे लिखा है, मैंने ये देख के लिखा है कि अगर इनपुट एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हो तो आउटपुट वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आता है, मल्टीप्लाई जाता है इसके साथ। ठीक है, अच्छा अब अगर ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल किसी नंबर ए के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो चूंकि सिस्टम लीनियर है तो ये भी एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर बहुत से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, सारे ऐड हो रहे हैं, तो चूंकि सिस्टम लीनियर है तो आउटपुट में भी सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये मेरी आउटपुट बन जाएगी।
तो देखिए ये एग्जैक्टली वही प्रोसीजर वही है जो हमने कॉन्वोल्यूशन के लिए किया था, याद है? कॉन्वोल्यूशन में हमने इधर क्या रखा था? यूनिट इंपल्स। इसके करिस्पॉन्डिंग हमने क्या किया था? हमने कहा था कि एक्स ऑफ टी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स ऑफ टाउ डेल्टा ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, टाउ गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, याद है ना? थोड़ी देर पहले लिखा था। फिर हमने क्या कहा? यूनिट इंपल्स के लिए आउटपुट है इंपल्स रिस्पॉन्स, यूनिट इंपल्स स्केल हो रही है तो इंपल्स रिस्पॉन्स भी स्केल हो जाएगा, ऐड हो रही है तो बहुत सी ऐड हो जाएगी। तो आखिर में निकला गया था कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला। इधर भी वही हो रहा है, मैंने अपनी इनपुट को एज अ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सब लिख लिया है और एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए मैंने आउटपुट निकाल लिया है। तो अगर स्केल हो रहा है तो ये भी स्केल हो रही है, अगर वो ऐड हो रहे हैं तो ये भी ऐड हो रही है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? मैंने आउटपुट निकालने का एक और तरीका कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अगर मैं अपनी इनपुट को एज अ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स लिख लूं तो मैं आउटपुट इस तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, इसमें मुझे चाहिए क्या? मुझे ये चाहिए, जैसे कॉन्वोल्यूशन में इंपल्स रिस्पॉन्स चाहिए होता है, इधर आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? एच ऑफ जे ओमेगा के। अगर मैं ये निकाल लूं तो मैं आउटपुट निकाल सकता हूं। ठीक हो गया? इससे ना इसे एक नाम देते होते हैं, जैसे वो इंपल्स रिस्पॉन्स होता है इसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी खास फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की कोई फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा इनटू के, तो ये उस फ्रीक्वेंसी पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी उस फ्रीक्वेंसी वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसे मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का नाम देता हूं। ओके जी, तो ये फोरियर सीरीज इसलिए कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हमने एलटीआई सिस्टम्स के लिए एक और तरीका निकाल लिया है आउटपुट कैलकुलेट करने का। सही है? तो अब फोरियर सीरीज आपको क्या बताती है? फोरियर सीरीज आपको ये बताती है कि अगर मैं आपको कोई भी सिग्नल दे दूं ना एक्स ऑफ टी, अभी तो एक कोसाइन की एग्जांपल की थी ना, अगर मैं आपको कोई भी एक्स ऑफ टी दे दूं तो आप उसे इस तरह कैसे लिख सकते हैं? ओके, ये फोरियर सीरीज बताती है। ठीक है, फोरियर सीरीज आपको ये बता देगी कि ये एक ए ऑफ के की वैल्यूज क्या होंगी जब आप के को वेरी करेंगे। कोसाइन में तो आपको पता था ना, तो मैंने ये लिखा था कोसाइन ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स 1/2 ई जे ओमेगा टी प्लस 1/2 ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी। तो इधर तो मुझे ये इक्वेशन देख के ही मुझे पता चल गया था कि इधर के 1 है, इधर के -1 है, इधर वैल्यू 1/2 है, इधर भी वैल्यू 1/2 है। तो मुझे ये ए के की वैल्यूज यहीं से देख के पता चल गई थी। लेकिन ये हर सिग्नल के ऐसे डायरेक्ट तो आप नहीं लिख सकते ना, सिग्नल तो कुछ भी हो सकता है। से मैं आपको ये सिग्नल दे देता हूं, से ऐसा सिग्नल है, ठीक है, और ये चलता चला जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो अब इस सिग्नल को मैं इस तरह कैसे लिखूंगा, ये फोरियर सीरीज मुझे बताएगी। ठीक है जी, तो अब ये देखते हैं हमने अभी तक क्या देखा है। हमने अभी तक सिर्फ ये देखा है कि फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने का मकसद क्या है। मकसद ये है जी कि आप इनपुट को एज अ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से लिख सकें। ये लिख लिया तो ये भी हो जाएगा। तो पहले क्या करें, पहले ये एक एग्जांपल कर लेते हैं कि ये एच और जे ओमेगा कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल से जी वही सिस्टम है जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस 2। ओके, तो इसका इंपल्स रिस्पांस क्या होगा? डेल्टा ऑफ t माइनस 2। सही है, तो मुझे इंपल्स रिस्पांस पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस निकालना है। बेसिकली मुझे एच ऑफ जे ओमेगा निकालना है। एच ऑफ जे ओमेगा का मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले इधर लिखा था, वो मैं अब दोबारा लिख लेना हूं। वो है एच ऑफ टाउ ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ, टाउ गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, तो आप इसमें डाल दें वैल्यू
ये क्या आएगा, टाउ गोस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 2 ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। ऐसे ही है। तो बताइए इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ख्याल है? ये हो क्या रहा है, ये दो सिग्नल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इंपल्स है कहां पे है, जब टाउ 2 हो जाता है, ठीक है, और ये तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये तो वही कॉज और साइन और इस तरह की चीजें हैं, ठीक है जी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कब नॉन जीरो होगा, जब टाउ 2 हो जाए, ठीक है। बाकी टाउ की तमाम वैल्यूज पे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा ऑफ 2 माइनस 2 ई ऑफ माइनस जे ओमेगा 2। क्या ख्याल है, ये नहीं आया? हुआ क्या है, देखें अगर मैं ड्रॉ कर लूं, ये टाउ है, ये 0 है, ये 2 है, तो ये डेल्टा ऑफ टाउ माइनस 2 है, ऐसे ही होगा ना। और ये जो है ई ऑफ माइनस जे ओमेगा, ठीक है, इस ये चूंकि कॉम्प्लेक्स है तो इसे या रियल इमेजिनरी में प्लॉट करेंगे या मैग्नीट्यूड फेज में प्लॉट करेंगे, जैसे मर्जी प्लॉट करेंगे, ठीक है। से मैं इसे प्लॉट कर रहा हूं रियल और इमेजिनरी में, तो इसके रियल पार्ट में कोसाइन आ जाएगी, तो कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी, ऐसे ही है, ठीक है। अब जब ये रियल पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हर जगह 0 है सिवाय इस पॉइंट के, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये इस नंबर से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, कॉज ऑफ ओमेगा 2, क्योंकि यहां पर टाउ की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इसलिए ये आ गया, ठीक है। ये बात समझ आइए क्यों आ रहा है, क्योंकि इस डेल्टा ने सिर्फ एक वैल्यू के लिए 1 होना है, वो कौन सी वैल्यू है, जब टाउ 2 हो जाए, ठीक। जब टाउ 2 होगा तो ये क्या होगा, ई ऑफ माइनस जे ओमेगा 2, बाकी तमाम वैल्यूज के लिए इसने 0 हो जाना, तो इसलिए ये इंटीग्रल तो खत्म हो गया, ठीक, और सिर्फ एक वैल्यू आ गई, सही है जी। और डेल्टा ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आ गया, ठीक है जी। तो हमें क्या पता चला, एच ऑफ जे ओमेगा जो है वो इक्वल है ई ऑफ माइनस जे 2 ओमेगा के, ठीक है जी। ये डेल्टा ऑफ 0 हो जाएगा ना, डेल्टा की वैल्यू 0 पे क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये पता चल गया आपको। अब मैं आपको कहता हूं कि ना, मैं अपने इस सिस्टम को एक इनपुट दे रहा हूं जो कि है ई ऑफ जे पाई बाय 4t प्लस ई ऑफ जे 3 पाई बाय 4t। मैंने ऐसी एक एग्जांपल बना लिया। देखिए ये एक सिस्टम है, उसका ये इंपल्स रिस्पॉन्स है, ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, ठीक हो गया। अब इस सिस्टम को जो इनपुट दी जा रही है ना, एक खास एग्जांपल में, वो ये है, ठीक है। अब आपने आउटपुट कैलकुलेट करनी है। इधर अगर आप देखें तो आपको पता है कि अगर इनपुट एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगी तो आउटपुट क्या आएगी, वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, इससे, ठीक है। क्या आ जाएगा, एच ऑफ जे पाई बाय 4, क्योंकि यहां ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 4, ठीक है। और अगर एक और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दिया तो फिर क्या आएगा, ई ऑफ जे 3 पाई बाय 4t एच ऑफ जे 3 पाई बाय 4, ठीक हो गया। ये समझ आइए ये मैंने कैसे लिखा है। देखिए हमने ये कहा था, वो मैंने मिटा दिया सॉरी, लेकिन हमने देखा ये था कि जब इनपुट एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हो तो आउटपुट वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आता है, मल्टीप्लाई होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ। ये भी थोड़ी देर पहले कहा था। तो अब ये देखें कि इनपुट क्या है, इनपुट दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ना, तो आउटपुट क्या आएगी, वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के साथ।
और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में फ्रीक्वेंसी कौन सी वैल्यू होगी? जो इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा की जगह π/4 आ जाएगा। अब अगर एक और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आ गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, 3π/4 हो गया है, तो आउटपुट क्या आएगी? वही कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली यूज होगी? 3π/4 वाली। क्या वो तो इस केस में एक 1 है, ठीक है। यानी यहां अगर 2 होता फॉर एग्जांपल, तो यहां क्या, यहां 2 आ जाता बस, और क्या होगा। यानी अगर स्केल हो रहे तो स्केल हो जाएगी। चलें स्केल रखे रहने में। अच्छा, अब ये देखें कि ये इसके इक्वल है ना, तो हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा कि 2 इंटू ई ऑफ माइनस j2π/4, सर यहां 2 भी, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी है, इंटू ई ऑफ j π/4t प्लस ई ऑफ माइनस j2 इंटू ई j3π/4t। ठीक हो गया। तो बस ये सिस्टम की आउटपुट है, खत्म। इसे आप चाहें तो थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2ej π/4t माइनस π/2 प्लस ई ऑफ j3π/4t माइनस 3π/2। मैंने क्या किया, मैंने ये इसके साथ मतलब कॉमन करके लिख लिया। सही है जी। कौन सा? ये वाला 2, ये वाला 2, ये π/2 हो जाएगा ना, ये π/2 आ गया, ये 3π/2 आ जाएगा, ये 3π/2 आ गया। ओके, ये सिस्टम की आउटपुट है। अच्छा, अब जरा ये देखें कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाऊं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को, और मैं इसे यूज कर लूं, ये भी तो इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन है ना, मुझे पता है इनपुट क्या है, तो आउटपुट क्या आएगी? 2ej π/4 इंटू t-2 प्लस ej3π/4 इंटू t-2। क्या ख्याल है? यही आएगी ना। मैं इस इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन का भी तो यूज कर सकता हूं। तो मैंने जहां x था आ रहा था, वहां x की वैल्यू डाल दी है। सही है। और चूंकि इसने शिफ्ट देना है, तो जहां पे t आ रहा था वहां t-2 आ जाएगा। तो देखिए, ये और ये एक ही चीज है। क्या ख्याल है? π/4 अगर अदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 2ej π/4t माइनस π/2 प्लस ej3π/4t माइनस 3π/2। ठीक है। ये एक ही चीज है। सही। ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि पता चले कि जो प्रोसेस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के जरिए किया था उसके से आउटपुट वही आती है जो इससे आनी है। तो आप चाहे ये यूज करें, चाहे आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस यूज करें, चाहे आप इंपल्स रिस्पांस यूज करें, आंसर सेम ही आना है। ठीक है। तीसरा तरीका क्या था कि आप कहते हैं अच्छा इंपल्स रिस्पांस तो ये है, तो तीसरा तरीका क्या था कि अगर आपको इंपल्स रिस्पांस पता और इनपुट पता तो क्या करेंगे? कॉन्वोल्यूशन करेंगे। कॉन्वोल्यूशन करके भी जो आंसर निकालेंगे ना, वो भी यही आएगा। ठीक है। तो ये आपने किया क्या है, आपने आउटपुट कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके देख लिए हैं। सही है जी। अगर किसी सिस्टम को ना, किसी सिग्नल को इस फॉर्म में लिखना आसान हो, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना आसान हो, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाला फॉर्मूला यूज कर लें। किसी सिग्नल को एज अ सम ऑफ इंपल्सेस लिखना आसान हो तो कॉन्वोल्यूशन यूज कर लें, और किसी सिस्टम की अगर इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन सिंपल सी आनी चाहिए, यूज कर लें। ओके। ठीक है जी। तो अब एक ही सवाल रह गया अभी तक, जो अभी हमने क्या किया, देख लिया, हमने ये देख लिया कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैसे कैलकुलेट होता है और यूज कैसे होता है।
ठीक है। लेकिन अभी तक एक चीज रहती है, वो ये है कि ये एक्स ऑफ टी को इस तरह लिखना कैसे है, ये मैंने अभी बता दिया ना। लेकिन अगर एक्स ऑफ टी कोई भी सिग्नल हो सकता है तो उसे कैसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं। ये छोटी सी डेरिवेशन है, तो उम्मीद तो है हम अगले 10-12 मिनटों में खत्म कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें फोरियर सीरीज क्या कहती है। फोरियर सीरीज ये कहती है जी कि मैं अपने सिग्नल को इस तरह से लिख सकता हूं, ओके। अच्छा, ये वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। और अब मुझे पता ये चलाना है कि ये ए ऑफ के क्या है। मैं बेसिकली इसमें इंटरेस्टेड हूं। अगर मुझे ए ऑफ के पता चल जाए के की सारी वैल्यूज के लिए, तो मुझे इस एक्सप्रेशन का पता चल गया। क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा, और ये जो काम है ना, ये फिलहाल हम सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यानी अब मैं अपने आप को लिमिट करने जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक्स ऑफ टी कुछ भी नहीं हो सकता, एक कंडीशन उस पर है कि वो पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कोसाइन की एग्जांपल ली थी, कोसाइन पीरियोडिक होता है, याद है ना। तो जैसे कोसाइन है, कोई पीरियोडिक सिग्नल है, इसी तरह कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जो भी आप सोच सकते हैं, लेकिन हो पीरियोडिक, बस इतना सा, ठीक है। चाहे वो सही, अब ये भी पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, चलता चला जा रहा है। इसी तरह जो पहले ड्रॉ किया था, ये भी पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हो सकता है, ये भी पीरियोडिक सिग्नल है। मैं ऐसे ही ड्रॉ किए जा रहा हूं। यानी मेरे कहने का मकसद ये कि पीरियोडिक सिग्नल जब आप सुनते हैं ना, तो ज़हन में हमेशा कोसाइन या साइन नहीं आनी चाहिए। कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हो सकता है, ठीक है। और उसका कोई पीरियड होगा, ठीक। जब पीरियोडिक सिग्नल का पीरियड होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि उसका पीरियड जो है ना, से इस केस में जैसे है वो टी है, ठीक है। याद है, पीरियोडिक सिग्नल हम पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है कि जो किसी टाइम टी के बाद रिपीट करता हो, याद है। और इसमें टाइम क्या है, यानी सॉरी टी क्या है, टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, वो क्या होती है 1/t। इसके यूनिट क्या होते हैं, हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकंड या रेपिटेशन पर सेकंड, जैसे मर्जी कह लें। और एक और फ्रीक्वेंसी भी निकाली थी, ये किसकी इक्वल होती है, 2πf के या 2π/t के। और इसके क्या थे, रेडियंस पर सेकंड। ये चीजें याद है, ठीक है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली ये तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। उसका कोई टाइम पीरियड होगा, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, सही है। तो ये अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इसमें ये क्या है, ये उस फ्रीक्वेंसी है उस पीरियोडिक सिग्नल की या एक्स ऑफ टी की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है। अगर आपको ये सिग्नल जिसके लिए आप फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो सिग्नल तो आपको दिया हुआ होगा ना। तो ये सिग्नल आपको किसी ने दे दिया और कहा जी कि इसके लिए ना मुझे ये एक कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो टाइम पीरियड पता है, दूसरे अल्फाज में ओमेगा पता है, ओके। अब अगर आपको किसी तरीके से ए के पता चल जाए, के की तमाम वैल्यूज के लिए, तो फिर ये इक्वेशन सारी की सारी नोन हो जाएगी। ऐसे ही है ना, जैसे अगर कोई बंदा ये कहता है, मेरे ख्याल में डेरिवेशन छोड़ ही दें, यही कर लें तो बेहतर है। अगर कोई ये कहता है कि से ये सिग्नल है, मैं ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है ना, वो है 1/2 सेकंड, ठीक है क्या। और इसके जो ए के है ना, ओके, ये जो ए के है, ये है 1 फॉर के गोज फ्रॉम -2 to 2 और 0 है अदरवाइज, ठीक है क्या। तो अब आपके ख्याल में इस इक्वेशन में क्या होगा, क्या ख्याल है,
ए के आपको पता है, ए के ने 0 हो जाना है जब के 3 से बढ़ गया या -3 से छोटा हो गया। तो क्या होगा, के गोज फ्रॉम -2 to 2। ए के क्या है जब के -2 to 2 हो, 1 इंटू ई ऑफ जे, ओमेगा की जगह क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो ओमेगा क्या बनेगी 4 पाई, तो आ जाएगा 4 पाई इंटू के इंटू टी। तो आप सारी की सारी क्वेश्चन नो लोगे, क्या ख्याल है, आप बेशक के को खोल लें, तो आ जाएगा ई ऑफ माइनस जे, पहले के को -2 डालने जा रहा हूं, 8 पाई टी प्लस ई ऑफ माइनस जे 4 पाई टी प्लस +1, क्योंकि ई ऑफ 0 आ जाना, प्लस ई ऑफ जे 4 पाई टी प्लस ई ऑफ माइनस जे 8 पाई टी। तो हो गया ना, सॉरी ये प्लस आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, इस सिग्नल को हमने सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में लिख लिया। तो यही करना, ठीक। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आपको कोई ए के बता दे या किसी तरीके से आप ए के कैलकुलेट कर लें तो सारा मसला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप अपने सिग्नल को इस तरह लिख लेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि ए के किसी पॉइंट पे जाके 0 हो जाता हो सकता है ए के की तमाम वैल्यूज के लिए कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो ये जो कितने के नॉन जीरो होने हैं ये सिग्नल पे डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है 10 हो सकता है 100 हो सकता है इन्फिनाइट हो, ओके जी। तो ये एक ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये सिग्नल टू सिग्नल वेरी करेगी। ए के ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जिस नंबर से स्केल हो रहा है वो है, ठीक है। कहा क्या हमने ये कहा जी कि मकसद ये है कि अपने सिग्नल को एज अ सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लिखा जाए, या अपने सिग्नल को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाए। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल किसी नंबर से स्केल हो सकता है और सारे के सारे ऐड हो रहे हो, ठीक है। तो वो जिस नंबर से स्केल हो रहा है ना उसे मैंने एक ए का नाम दे दिया। जब आपको सिग्नल बता दिया जाए कि इसका निकाल इसको हमने उस फॉर्म में लिखना है, तो इसका तो टाइम पीरियड पता है ना। जब टाइम पीरियड पता तो ओमेगा भी पता है, तो पीछे इस इक्वेशन में क्या जाता है, यही रह जाता है ना, बाकी तो सब कुछ पता है। तो किसी तरीके से अगर हम ए के निकाल लें, हमें पता चल जाए कि A1 की क्या वैल्यू है, A2 की क्या वैल्यू है, A3 की वैल्यू क्या है, A-1 की क्या वैल्यू है, -2 की, और सारे के सारे पता चल जाए, तो फिर ये इक्वेशन ना हो जाएगी और हम अपने सिग्नल को इस तरह से लिख लें। हाँ, तो मैंने ये कहा कि इससे ये जो सिग्नल है ना इसके लिए ये पैरामीटर मैंने आपको बता दिए। ये मैं भी एक एग्जांपल ले रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि से कोई सिग्नल है कि जिसके आपने ए के फाइंड किए हैं और वो ये आ गए, तो अगर ए के पता चल गए, टाइम पीरियड भी पता, तो फिर सिग्नल का आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये सवाल रहता है कि ए के फाइंड कैसे करना है, वो अभी करेंगे। वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टाइम इतना नहीं लगा, मैं अगले लेक्चर में उसी से शुरू करूंगा, ठीक है। तो कहानी में सिर्फ एक ही अननोन रह गया, वो ये है कि ए के कैसे फाइंड करना। नहीं, गिवन तो नहीं हो सकता, आपको सिग्नल गिवन होगा, ठीक है। हमेशा किसी भी सिस्टम के लिए आपको इनपुट गिवन होगी, ठीक है, और उस सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन होगा। बस ये दो चीजें पता है, बाकी सारे काम आपने खुद करने हैं, ठीक है जी। तो इन ए के इसका ना, इन ए के का नाम भी है, इन्हें कहते हैं फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स, ठीक है क्या। अच्छा, दो मिनट रह गए, एक और चीज देख लें, एक घंटे बाद में लेंगे। देखिए, एक चीज हमने पढ़ी थी जब हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पढ़े थे, हमने हार्मोनिक्स के बारे में पढ़ा था, याद है किसी को? हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं या हार्मोनिक्स क्या होते हैं?
किसी को याद है? यानी अगर मेरे पास ये है ई ऑफ जे पाई बाय 2t, तो इसका हार्मोनिक क्या होगा? देखो कॉन्टिन्यूस होता है यार, इसके हार्मोनिक ये होंगे। ऐसे सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसीज किसी खास फ्रीक्वेंसीज के इंटीजर मल्टीपल हो, उन्हें हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है, हमने किया था, हमने कहा था कि अगर कोई सिग्नल है जो इस तरह से पीरियोडिक है, तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दूं तो ये इसका सेकंड हार्मोनिक है। अगर 4 टाइम्स कर दूं तो 4th हार्मोनिक है, 6 टाइम्स कर दूं तो 6th हार्मोनिक है। ठीक है, तो देखिए इधर हो क्या रहा है, फोरियर सीरीज ये कहती है कि मैं अपने सिग्नल को कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में तो लिख सकता हूं, लेकिन उन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की जो फ्रीक्वेंसीज है ना, वो आपके इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज के इंटीजर मल्टीपल होंगी, क्योंकि के इंटीजर है। दूसरे अल्फाज में ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ये हार्मोनिक्स होंगे किसके? इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के। ठीक हो गया, तो ये बात याद रखें। चलो जी, अब एक फाइंड करना रहेगा, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, तो फोरियर सीरीज कैलकुलेट हो जाएगी।